नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। नया दिन लेकिन मसला वही पुराना, सरपंचों की हट और सरकार का मनाना। 9 मार्च का वो दिन जब सरकार ने सरपंचों को बातचीत के लिए बुलाया। देर रात करीब 3.5 घंटों तक हुई बातचीत में उम्मीद थी कि कुछ हल जरूर निकल आएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कल यानी 10 मार्च को दोबारा बात होगी। कुछ बातों पर सहमति बन गई है। सुबह हुई लेकिन सीएम करनाल के लिए रवाना हो गए। सरपंचों ने कहा कि सीएम का यह दौरा पहले से ही तय था, जब तक वो वापस नहीं आएंगे हम यहीं डटे रहेंगे। इसके बाद खबर आई कि शाम तक फिर बैठक हो सकती है। बैठक हुई, लेकिन बैठक में सरकार की तरफ से डीआईजी ओपी नरवाल और सलाहकार तरुण भंडारी ही मौजूद थे। इसके बाद शाम होते होते अब सरपंचों की तरफ से बयान सामने आ गया है। सरपंच एसोसिएशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमारी सरकार से कोई भी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। साथ ही चेतावनी भी दे दी गई है कि अब 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज भी वार्ता चली, हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहां रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। सीएम साहब से मुलाकात का समय नहीं मिला आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं। मामला कहाँ फंसा रहा सर? मामला कहाँ फंसा रहा सर? हम लोगों की कोई सहमति नहीं है इन बातों पर। जो हमारे जो मुद्दे थे ना, उन पे हमारी सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से। इसका इसीलिए 16 मुद्दों पे नहीं बनी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी बातों, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पर हमारी कोई सहमति बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल, ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पर हमारी कोई सहमति नहीं बनी। 2 लाख में कितनी सहमति हुई है? वो हमारी कोई। तो 17 मार्च की तैयारी करो। अब इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना करमवीर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, कृष्ण कुटेल जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो, और साथ ही साथ अजीत सिंह, गुरुग्राम जिला उपाध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीधा अजीत सिंह जी के पास आऊंगा। अजीत जी, कहां मामला फंस गया? पाठक जी, सबसे पहले त्रुटि ठिकरे जिला अध्यक्ष हूं मैं। जी, जिला अध्यक्ष जी, बताइए। जी पाठक जी, मामला कहां फंस गया अजीत जी? क्यों सहमति नहीं बन पाई? 9 तारीख को सरकार ने बड़े पॉजिटिव तरीके से हमें यहाँ चंडीगढ़ बुलाया गया था और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम बैठक में बैठे भी सीएम साहब के साथ लगातार 3-4 घंटे बात चली और मसला राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग पर आकर अटक गया। बाकी साहब ने जो भी कहा हमने उनकी मांगे मान ली जैसे उन्होंने कहा, लेकिन हमारा मेन मसला राइट टू रिकॉल ई टेंडरिंग का था। सरपंच भी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, सरपंच ये नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। जब बैठक स्टार्ट हुई तो कुछ रेट को लेकर के उनको बातें बताई, तो जो टेंडर में रेट होते हैं एफएसआर के, वो काफी डिफरेंस था। उनको बताया, उन्होंने अधिकारियों को बोला भी भाई इतना मिसमैच क्यों है। इस बात पर काफी देर जद्दोजहद रही, लेकिन अधिकारी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। चलो सीएम साहब ने कहा इसका आगे मैच किया जाएगा। लास्ट में इन बातों पर कोई सहमति नहीं बनी। सीएम साहब ने कहा राइट टू रिकॉल तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कानून बना दिया, जबकि राइट टू रिकॉल एक सबसे बड़ी समस्या आने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, 1 साल के बाद जी इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि काफी सरपंच तो ऐसे भी हैं जो 25-30% वोट लेकर ही सरपंच बने हैं।
राइट टू रिकॉल कानून के हिसाब से अगर 67% अगर प्रेसिडेंसी के अपोजिशन में होते हैं तो सरपंच को पद मुक्त समझा जाएगा। ये उपायुक्त महोदय के कार्य क्षेत्र में आता है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जो ई टेंडरिंग का मामला है उसमें सरपंचों ने ये बात रखी कि ई टेंडरिंग में काफी लंबा समय लगता है, गुणवत्ता में भी डिफरेंस आता है, क्योंकि जब सरपंच काम करता है तो गांव में सोशल ऑडिट कमेटी भी होती है, ग्राम सचिव सबसे पहले प्रस्ताव करता है, जेई उसका एस्टीमेट बनाता है, एसडीओ साहब उसकी अप्रूवल देते हैं और बीडीओ साहब काम की सैंक्शन देते हैं। उसके बाद काम होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो कंसर्न जेई होता है वो चेक करता है, उसके बाद एमबी भरी जाती है और जब एसडीओ साहब उसको अप्रूव कर देंगे तो बीडीओ साहब पेमेंट के लिए सैंक्शन देंगे, तो सरपंच और ग्राम सचिव दोनों के साइन चेक पर होंगे तो वो पेमेंट होगी, अदरवाइज पेमेंट सरपंच की गोद ताकि तो अकेला सरपंच पेमेंट कर सके जी। तो इसमें सरपंचों पर किसी प्रकार की ऊँगली उठाना उचित नहीं है। ठीक है अजीत जी। वंदना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक और बैठक हुई और सरपंचों की तरफ से यहां पर कह दिया गया कि उनकी कोई सहमति नहीं बन पाई, आप क्या कहेंगी? चेतन, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए वंदना जी। देखिए चेतन, सबसे पहले कोई भी अगर मुद्दा है तो अगर उसको सुलझाना है तो वो बातचीत की एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बातचीत तो मैम एक और बार हो गई बातचीत तो जी। सबसे पहले पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने बात करी। इसके बाद कल मुख्यमंत्री ने तकरीबन 5 घंटे उनसे बातचीत की और हमने सभी ने सुना कि जब मुख्यमंत्री जी भी निकल कर आए, जब सरपंच भी निकल कर आए, तो उन्होंने कहा बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से बात हो रही थी, आपस में जो सकारात्मक ढंग से बात हो रही थी। अभी हम सुन भी रहे थे, अजीत जी भी इसी तरह से की बात कर रहे थे कि बातचीत जो है बहुत सकारात्मक रही, लेकिन अभी सहमति नहीं बनी है। कुछ एक विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो मैं ये मानती हूँ, जैसे अभी अजीत जी कहे थे राइट टू रिकॉल की उन्होंने बात की कि राइट टू रिकॉल का जो कानून बन गया है उससे 1 साल के बाद बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जब ये पंचायत के इलेक्शन हुए थे उससे पहले ही कानून बन चुका था। जब ये आए इलेक्शन लड़ने के लिए तब इनको पता था कि राइट टू रिकॉल है, लेकिन उस समय कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया गया। जब बन गए हैं तब क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, उसको भी छोड़ दीजिए। ये कहते हैं कि 1 साल के बाद प्रॉब्लम आएगी। मुझे इतना बताइए कि जो नगर परिषद के चेयरपर्सन हैं या नगर पालिका के मेयर हैं, उनके लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन किए गए और डायरेक्ट इलेक्शन के बाद भी उनको 11 महीने बाद अगर चाहे पार्षद तो वो उनको हटा सकते हैं। परसेंटेज जो है वो अलग है, कितने तकरीबन जो है 33% उनको चाहिए होंगे, अदरवाइज बाकी सब चाहे 67% चाहे तो उनको हटा सकते हैं, सेम जिस तरह से ये पंचायत में बता रहे हैं। तो इतने सारे इलेक्शन हो गए नगर पार्षद के, नगर पालिका के, क्या वहां पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई? लेकिन एक दबाव बना रहा हमेशा से कि हाँ हमें एक अच्छा सा काम करना है और इसलिए ये एक रूल लेकर आया गया है। लेकिन आप ये कह दें कि इससे प्रॉब्लम आएगी, बिना इसको इम्प्लीमेंट करे हुए, बिना इस पर चले हुए आप कैसे कह सकते हैं इससे प्रॉब्लम आएगी? दूसरी बात ई टेंडरिंग की है, मैं कल से सुन रही हूँ, अभी शायद अजीत जी भी बोले, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कल से जितने भी इनके सरपंच भाई हैं वो मैं सब सुन रही हूँ। वो क्या कह रहे हैं, ई टेंडरिंग अच्छा है, उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो अमाउंट है जो हम खुद से खर्च कर सकते हैं वो बढ़ा दीजिए। तो ई टेंडरिंग में इनको कोई एतराज नजर नहीं आता, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया जाए। तो एक बात कहना चाहूंगी चेतन, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, किसी के पास भी 1 पैसे की पावर नहीं है। ये ऊपर से शुरू हुआ है। ई टेंडरिंग ऐसा नहीं है कि सीधा हमने पंचायतों पे थोप दिया, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर ई टेंडरिंग नहीं होती हो। और ई टेंडरिंग के फायदे भी हमने देखे, हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सरपंचों पर विश्वास नहीं है। सरपंच तो बिल्कुल क्लियर निकल जाएंगे, उनका कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। कई बार कह दिया जाता था कि सरपंच ये खा गया वो खा गया, अब तो देख लो ना, ऑनलाइन जाके देख लो किसको ठेका मिला है, कितने पैसों में मिला है, उससे काम कैसा किया है, सबके सामने होगा। लेकिन अल्टीमेटली पावर सरपंच की यहाँ पर इसलिए रहेगी कि कोई भी काम करवाना है उसका प्रस्ताव देगा, वही बताएगा काम क्या करना है। तो पावर उनकी वैसी की वैसी है, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। अब जो ठेकेदार है उसने गलती किया वही पकड़ा जाएगा। ठीक है। मैं जवाब ले लूंगा अजीत जी से कि उसके बाद सबसे पहले इससे पहले मैं आ जाता हूं, माफ कीजिए, डॉक्टर टीना के पास मैं आना चाहूंगा। टीना जी, एक बार फिर बात नहीं बन पाई है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। लगातार आप देखेंगे सरपंच जो है धरना दे रहे थे, उन पर लाठी चार्ज हुआ, और आपका चैनल अगर ये दिखा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। क्योंकि सरपंचों की आवाजों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, मैं सिर्फ सरपंच की बात नहीं करूंगी, ये आज के समय में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो छात्र हो। इससे पहले आप देख सकते हैं कि एमबीबीएस के छात्र बॉन्ड पॉलिसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर किस तरीके से अत्याचार किया गया। किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। हर एक वर्ग, महिला वर्ग से लेकर कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है इन्होंने बख्शा हो। तो ये जो तानाशाही सरकार है ये नहीं चाहती है क्योंकि ग्रामीण विकास हो। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, किसी भी लोकतंत्र में ग्रामीण पंचायती राज संस्थाएं जो है वो छोटी निकाय, वो एक बहुत अहम कड़ी है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसे। इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन जो है वो एक बहुत लंबा समय खींच दिया, इलेक्शन इतना लेट करवाया। इलेक्शन जब हो गया, रिजल्ट आ गया, तो आज सरपंचों के साथ क्या हालत हो रही है सभी को दिख रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये क्या इनसे सवाल है, भाजपा की प्रवक्ता अभी यहाँ बोल रही थी, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो सरपंच हो, क्या इनको वोट नहीं दिया? वोट सभी ने दिया है, तभी ये शायद सरकार में बैठे हैं। तो इनको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि इन्होंने वोट दिया है और उन लोगों की समस्या को सुनना चाहिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है सिर्फ और सिर्फ मीटिंग। आप देखिए, चाहे SYL का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, ये लोग सिर्फ मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं निकलता है। चाहे वो समाधान, चाहे आप दीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, चाहे संदीप सिंह का हो चाहे SYL मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, प्रदेश के अंदर एक भी कोई भी आवाज उठा दे, ये आवाज दबा देते हैं, लाठी डंडा करते हैं। इसीलिए आंदोलन को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ये एक, क्योंकि आप सुनिए, आप समझिए इस चीज को कि जनता जो है वो देख रही है। आप होली के समय में आप जिस तरीके से सिलेंडर के दाम, LPG के दाम जिस तरीके से बढ़ाए गए, ये अपने आप में बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि हम एक ऐसी सरकार में, एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर बोलने की आजादी नहीं है। और दूसरी बात, बोलने की आजादी तो छोड़िए, यहाँ पर आप अपने अधिकारों के लिए बोल भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से मैं कह रही हूँ, तानाशाही सरकार, देखिए वंदना जी, मैं बोल नहीं रही थी, आप जितना ज्ञान बखा रही थी, कोई नहीं बोल रहा था। आप आपकी सरकार, आप अपनी सरकार की वाहवाही करेंगे, लेकिन मैं आपके पास दोबारा आऊंगा उनको बात पूरी करने जी, डॉक्टर जी। लेकिन इनका रवैया देखिए, इतना ऐसा रवैया नहीं। देखिए वंदना जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। अधिकार नहीं है आपकी सरकार को, आपकी सरकार, इन्होंने पूरे हरियाणा की, देखिए ऐसे किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी और कोई भी बात नहीं रख पाएगा। वंदना जी बात सुनिए, आपको या आपकी सरकार को नहीं। वंदना जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार रिएक्शन तो लेने दीजिए। राहुल गांधी जी करें, यही काम तो मत करिए। राहुल गांधी का मानसिक क्या स्थिति हमें मालूम है। आप जो मर्जी कहिए, तो मत बोलने की आपका आजादी नहीं है। ठीक है, एक बार कृष्ण कुटेल जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद एक सेकंड जी। जो आपके मन में आई और आपके लिए बोलने का हमारे को मौका नहीं मिला। वंदना जी, एक बार कृष्ण कुटेल जी एक बार आपका रिएक्शन भी जानना चाहें। पाठक साहब, अभी वंदना जी भी बोल रही थी और हमारे टीना करमवीर जी ने भी अपना वक्तव्य है जो यहाँ पर रखा है। और जो आज जो हालात इस प्रदेश के हैं वो आप जानते हैं, और ये वंदना पोपली जी भी जानती हैं। क्योंकि वंदना पोपली जी से मेरा एक ही सवाल है कि आप मुझे एक पॉइंट बता दें कि आप किसके अंदर सक्सेस हैं। बेरोजगारी में आप जो है कि सबसे पीछे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है बेरोजगारी के मामले में। आज महिलाएं जो है कि इस प्रदेश की असुरक्षित हैं। दूसरा जो है कि किसान जो है वो असुरक्षित है, उसको फसलों का मुआवजा नहीं है, उसको MSP उसको सही नहीं मिलता। छात्र जो है कि दुखी है, दाखिले के नाम पर जो है कि पैसा ऐंठने का काम ये सरकार कर रही है। अगर वो प्रदर्शन करते हैं, एजिटेशन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो लाठीचार्ज किया जाता है, पानी की बौछारें की जाती हैं। OPS का मामला है, बुढ़ापा पेंशन है, और गन्ने के रेट का मामला है।
तो ये तमाम, और शिक्षा नीति आपकी, खेल नीति आपकी, और तमाम बातें जो है, और अब मुद्दा जो है कि आज ई टेंडरिंग का मामला है, सरपंचों का है। पहले तो जो है कि वंदना जी, आपकी सरकार ने 2 वर्ष तक जो है कि चुनाव नहीं कराए, और आपने जो है कि कर्मचारियों के साथ, जो अधिकारियों के साथ, कृष्ण जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अजीत जी, 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने की बात की गई है, सहमति एक बार तो नहीं बन पाई है, दोबारा आपकी तरफ से कहा गया है, तो अब क्या रणनीति है? देखो जी, मैं बताऊं, मैं वंदना जी को जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा जब चुनाव से पहले इनको पता लग गया था कि राइट टू रिकॉल का कानून बना गया है। मैं वंदना जी को ये बता दूं कि इलेक्शन से पहले किसी को ये नहीं पता था कि राइट टू रिकॉल का कोई कानून बना है। दूसरी बात, सरपंच चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, पहले उसको क्या मतलब था इस चीज से कि कौन सा कानून बना है? सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात, जो सरपंचों पर लाठीचार्ज किया वो सरकार के द्वारा एक बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, वो एक मतलब शर्मनाक घटना थी। वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको बात रखने का हक है, वो अपने हक मांग रहे थे। राइट टू रिकॉल ये सेकेंडरी है। मैं कह रहा हूँ जो पंचायती राज एक्ट है 73 में जो संशोधन है, उसकी 11वीं सूची में जो 29 अधिकार दिए गए हैं, सरकार को वो अधिकार को देने में क्या प्रॉब्लम है? वो अधिकार सरकार दे दे, सरकार जैसे काम कराता है वैसे कराए। अधिकार देने पर कुछ नहीं है। राजस्थान लगा लो, तमिलनाडु लगा लो, आंध्र प्रदेश लगा लो, केरला लगा लो, कर्नाटका लगा लो, और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में उन्होंने 15 लाख से बढ़ा करके सरपंच की काम करने की क्षमता जो पावर 25 लाख की गई है। तो सारे एक्सपेरिमेंट हरियाणा में क्यों किए जाते हैं? अजीत जी, ये कहा जा रहा है कि ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध आप नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ जो अमाउंट है उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसा जी, ये जो लास्ट टर्म था 2016 जो पंचायत शुरू हुई थी, उस टाइम पे सरकार ने ऐसा किया था। लेकिन जब हमने विरोध किया था, मैं पिछले टर्म में भी सरपंच रहा हूं, तो जब विरोध किया था तो सरकार ने इसको 10 लाख कर दिया गया। जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने उसको 20 लाख कर दिया गया। जब 20 लाख से सुचारू रूप से काम चल रहे थे तो सरकार को 20 लाख से सीधा 2 लाख करने की क्या नौबत आ गई थी? वंदना जी ने एक बात बोली कि विधायक को कोई पावर नहीं है और सांसद को कोई पावर नहीं, मंत्री को कोई पावर नहीं है। वो विधायक है, विधायक होता है, सरपंच होता है। सरपंच ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से सीधा संपर्क रखता है। कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो, कुछ भी काम सरपंच को करना, जवाब ले लेते हैं वंदना जी से। जी वंदना जी, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि सरपंचों की पावर को कम नहीं किया गया। ये बार बार कहते हैं 20 लाख से 2 लाख कर दिया गया है। काम आप कितना भी बड़ा करवा सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है, सिर्फ वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। पहले जो टेंडर है वो हाथ से भरे जाते थे, अब उसका प्रोसीजर जो है वो चेंज कर दिया गया। एक सेकंड में चोर बताना जो है गलत बात, मैं जवाब दे दूं, आप सुन लीजिए। मैं ये समझ आपके मंत्री को वापस लेनी चाहिए। के साथ बता रही हूँ, आप सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य। दूसरा जो है, सबसे पहले बताना पड़ेगा कि जी एक बार जवाब उनको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम लेकर लोगों को अच्छी बात नहीं है। ठीक है कृष्ण जी, बात पूरी करने दीजिए, एक बार बात पूरी करनी। जी वंदना जी, जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। पाठक साहब ये बात क्या पूरी करेंगे आप ये बताइए। देखिए कृष्ण जी, ऐसे किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी और हमारे दर्शक भी जो है वो आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। वो सरपंच जो है कृष्ण कुटेल जी, मैं आपके पास जल्दी आऊंगा क्योंकि समय का भी थोड़ा अभाव है। जल्दी वंदना जी, आप जल्दी बात पूरी कीजिए। हमारे पे आरोप लगते बोलने नहीं देते, जबकि मैंने सिर्फ एक बार किया था, अदरवाइज मैंने किसी को कहीं पर नहीं टोका था। देखिए, सबसे पहली बात, कितना भी बड़ा काम है सरपंच प्रस्ताव देगा, प्रस्ताव देने के बाद उसका एस्टिमेट बनेगा, एस्टिमेट बनने के बाद वो काम जो है पोर्टल पर जाएगा, टेंडरिंग होगी, ठेकेदार उस काम को करेगा, एमडी होगी और पेमेंट होगी। सिर्फ इतना जो चेंज हुआ है कि पोर्टल पर जाएगा और वहां पर टेंडर होगा। पहले सरपंच जो है वो अपने हिसाब से टेंडर निकाल सकता था, लेकिन अब वो पोर्टल पर जाएगा, कोई भी गांव का व्यक्ति है वो पोर्टल पर देख। वंदना जी, क्या एक और दौर की बातचीत हो सकती है क्या, क्योंकि सहमति नहीं बन पाई है, ये सरपंचों की तरफ से कह दिया गया है। कृष्ण कुटेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। जी
मैम 10 सेकंड में अपनी बात। मुझे याद है कल रात को जब मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि सुबह हम सब 10 मिनट की बैठक करेंगे और आपको अच्छी एक बात सुनने को मिलेगी। लेकिन सुबह क्योंकि सरपंच थोड़ा सा लेट हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को करनाल का कार्यक्रम था, महिला दिवस था, और उसके बाद उनको लाभार्थियों से बात करनी थी। और मुझे लगता है कि बातचीत से अगर मामला सुलझता है तो बातचीत से तो हमारी सरकार को ठीक है। कृष्ण गुटेल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा जी, अपनी बात रखिए। मैडम इसका भी जवाब दीजिए कि आपके मंत्री चोर कैसे कह रहे हैं सरपंचों को? इन्होंने महिला सम्मेलन करना था, पंचों को बुला करके जो है कि उनको चुपा देने का काम इस सरकार ने किया है, और ताकि जो है कि हमारा कार्यक्रम जो है कि सक्सेस हो। और उनको भ्रमित किया गया कि हम 4 बजे आप लोगों से बातचीत करेंगे, और 4 बजे भी जो है कि उन सरपंचों को जो है कि सरकार ने धोखा देने का काम किया है। आप झूठ बोल करके जो है कि जनता को गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हैं। अरे आपका प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, समय का थोड़ा अभाव है, झूठ बोलता है, आप यहाँ बैठ करके झूठ बोलते हैं। आपस में आप जनता को अगर ऐसे करेंगे तो काम आप बात कर रहे नहीं हो पाएगी। मैं बार आप बार इस 15 बात लाख को रुपए देंगे, आपके खाते में कैसे आएंगे? हम जो MSP रेट देंगे, हम फसलों का मुआवजा देंगे, टीना जी। को सामान देंगे, युवाओं को सामान देंगे, यहाँ पर वंदना जी जो बोल रही है, बच्चों का उचित रेट देंगे। अरे क्या दे रहे हैं आप लोगों को जो है कि लाठियां दे रहे हैं। अरे छात्र जो है कि अपनी मांग मांगे तो आप उनको कृष्ण जो है कि दलने का काम करते हैं, प्रसारित करने का काम करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से फटाफट टीना जी से रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि समय का बहुत अभाव है। जी टीना जी जल्दी बात करिए। इनके मंत्री महोदय, इनके मंत्री महोदय बोलिए। नहीं वंदना जी सुनने की हिम्मत नहीं रखिए, सुनने की हिम्मत नहीं रखिए आप। मुख्यमंत्री जो है कि यानी खुले रूप से जो है उसकी सपोर्ट करता है। और ये जो कांग्रेस की आज एक महिला पानीपत की जो है तो है उसको जो है कि आपके मंत्री कृष्ण गुटेल जी किसी की बात पूरी नहीं हो पा रही है। आपके साथ जो है कि उसको गलत तरीके से जो है कि प्रचारित किया जाता है। जमीन कैसे दे दी ये बताइए ना मुझे। ये कह रही है यहाँ पर, इतना बोल रही है, इनसे पूछिए देवेंद्र बबली कैसे के सरपंचों को चोर कहते हैं। देखिए वंदना जी आपने अपनी बात अपने समय पे रखी है। वंदना पोतली जी शायद आपको डिबेट करना नहीं आता है, आपको शायद डिबेट करना नहीं आता है। इनको डिबेट पे बोलती रहती है, बीच में बोलती रहती है, इनके बीच में कोई बोले तो ये तुरंत वो उछल जाती है। बात करने का वो रखिए ना, थोड़ा सलीका रखिए आप। मैं चाहती हूँ इनके मंत्री जिस तरीके से इनके मंत्री हैं, इसी तरीके से इनके शायद प्रवक्ता भी हैं, उनको इतना सलीका नहीं है बात करने का। वो जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको कह रहे हैं कि चोर है, उनको चोर बता रहे हैं। बताइए आपके तो बीच में बात ही नहीं, झूठा ठहरा रहे थे, इसलिए मैं बोल रही थी। तरीका आप लोगों का बहुत अच्छे से देखा है, कैसे आपको प्रवक्ता बात करते हैं मालूम है। देखिए किसी की बात पूरी नहीं हो पा रही है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। इनकार दिखा रही है। ठीक है चलिए, समय का अभाव है। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे आज के खास कार्यक्रम में। तो ये जो पेच है वो अब तक फंसा हुआ है, बातचीत पे सहमति नहीं हो पाई, ये सरपंचों की तरफ से कहना है। लेकिन अब आगे क्या होता है, क्योंकि चेतावनी 17 मार्च को विधानसभा घेराव की दे दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।